हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल वाला पार्ट कर लिया है और डिक्शनरी प्रॉब्लम कर लिया है। हमने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था डिक्शनरी प्रॉब्लम में कि आज की क्लास में हम लोगों को मेनली क्या करना है बताइए। तो परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। और जैसा कि मैंने कहा था बच्चों, ये डिक्शनरी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उस क्लास को, जो लास्ट क्लास है, उसको बार बार रेगुलरली रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को पता है कि ये आपका JEE मेन और JEE एडवांस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ये क्या है, इसकी पहले थ्योरी समझते हैं और फिर किया जाएगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास A, B, C, D और E ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑर्डर का मतलब तभी होता है पर्टिकुलर ऑर्डर का जब ये चीज़ें क्या हों, अलग अलग हों। अगर सेम चीज़ें हैं तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप उनको एक्सचेंज भी कर दोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब हमें क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट लिखना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट in which A comes before B and B comes before C। एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूँ। एक होता है कि जस्ट बिफोर का मतलब होता है कि A के जस्ट बाद आपका B होना चाहिए और B के जस्ट बाद आपका क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, हमें बस मतलब है, जैसे मान लीजिए ये 3 स्टूडेंट हैं, तो ये कहा जा रहा है कि पहले A की जो रैंक है वो B से बेटर होनी चाहिए और जो B की रैंक है वो C से बेटर होनी चाहिए। मतलब मेरिट लिस्ट जब भी देखेंगे 5 स्टूडेंट का यहाँ पे, तो A कहीं भी दिखेगा वो B के ऊपर दिखेगा और B जो दिखेगा वो C के ऊपर दिखेगा। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग नहीं जानते हैं इसका आंसर, उसको डिराइव करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट पता होगा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी हिंट दे दिया था कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की थ्योरी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की थ्योरी से मैच करती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये चीज़ देखते हैं और लॉजिक समझते हैं कि ये क्यों मैच कर गया। तो अब हम लोग नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट लिखेंगे। तो एक तो जो मैंने लिखा था, एक तो यही है, आप कह सकते हो। दूसरा तो आप लिख सकते हो D, A, E, B, C। अगला E, D, A, B, C। और क्या नहीं हो सकता, तो E, D, C, B, A। ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, C, B के पहले आ गया। तो ये चीज़ें हमने क्या किया, गलत कर दिया। अब हमें ये नंबर पता करना है, तो ये नंबर को मान लेते हैं लेट X वेज। मान लेते हैं कि ये कितने वेज हैं, X। वही X का नंबर हम लोगों को निकालना है। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही दे रखा है, मतलब इन्फॉर्मेशन, कि जो A है वो अपना B के पहले है और B जो है वो C के पहले है। इतना आप लोगों को क्लियर है। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब A B के पहले है और B C के पहले है, तो एक काम करते हैं, ये जो X वेज है, मान लीजिए 10 होंगे, 20 होंगे, तो इसका एक स्पेसिफिक केस उठा लेते हैं, कोई भी एक केस। तो मान लीजिए कि ये हमने उठाया और ये जिनका पर्टिकुलर ऑर्डर है, इनको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, मतलब फ्री छोड़ देते हैं। तो क्या क्या होगा, तो देखिए E, D, A, B, C, फिर E, D को सेम रखते हुए A, C, B, जैसे हम लोगों ने डिक्शनरी प्रॉब्लम भी किया था। E, D, B, A, C, फिर E, D, B, C, A, फिर E, D, C, A, B और फिर E, D, C, B, A। तो ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि एक ने, अगर जिनका वैसे हमें मालूम है कि ये जो 6 केसेज हैं, इसमें ये सारे केसेज रिजेक्टेड हैं, केवल पहला केस एक्सेप्टेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये जानते हो कि यहाँ पे A B के पहले आ रहा है और B C के पहले आ रहा है। ये केवल हमारा रिक्वायर्ड केस है और ये रिजेक्टेड केसेज हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ देते हैं तो एक अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल नया अरेंजमेंट देगा। तो
तो x कितना देगा, तो x इंटू 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह से इसका भी होगा, और एक प्रकार से इसका भी आप ये रीअरेंज करके लिखे ही होंगे। तो ये टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल वेज, तो आप टोटल वेज कहोगे x इंटू 3 फैक्टोरियल। और ये बताओ, आप तो कहोगे कि सर ABC को जो आप पहले पार्टिकुलर ऑर्डर लिख रहे थे, E और D को तो पहले ही रिजर्व कर दिया, अब बचा कौन, ABC, उसको भी आपने फ्री छोड़ दिया। E और D को मैं कह रहा था कि पहले ही अरेंज कर चुके हैं, ABC जो छूटे हुए थे उनको भी अरेंज कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्या है बच्चों, तो ये क्या कहोगे बताओ, तो ये कहोगे कि सर ये तो 5 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, जो हम पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, n फैक्टोरियल वाले लॉजिक से क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वी गेट x इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब सवाल ये उठता है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर कुछ होते थे तो आंसर तो इसी तरह से आता था, फिर ये थ्योरी मैच क्यों कर रही है। तो देखो बच्चों, जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होता है तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 1 मिनट का है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा लॉजिक। मैं ये कह रहा था कि जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है तो जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है अगर उनकी मैं लोकेशन चेंज कर दूं तो आप पहचान पाओगे, तो आप कहोगे नो। मतलब अगर वो एक्सचेंज भी कर जाते हैं तो नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट एक ही रहेगा। यहाँ पे क्या है कि पार्टिकुलर ऑर्डर करने से जो एक ही अरेंजमेंट है वो फिक्स हो जा रहा है, क्योंकि अब हम उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। पहले वाले में चेंज हो रहा था तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, दूसरे वाले में चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली दोनों का नंबर ऑफ़ मेथड तो एक ही हुआ ना। तो उसी तरह से ये थ्योरी मैच कर जाती है, क्योंकि पहले वाले में आइडेंटिकल की वजह से हमें समझ में नहीं आता, हम बुद्धू बन के खड़े रहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं नंबर ऑफ़ वेज 1, नंबर ऑफ़ वेज, यहाँ पे भी जैसे x वहाँ पे भी चिल्लाते हैं, यहाँ पे भी चिल्लाएंगे। एक से हमने वहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल बनाया था, यहाँ पे भी एक फ्री छोड़िए तो 3 फैक्टोरियल, मतलब x इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी x इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, इसीलिए ये थ्योरी मैच करती है। तो नेट सेल में एक लाइन का रिजल्ट ये होता है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको पार्टिकुलर ऑर्डर में करना है उनको आप आइडेंटिकल बना दीजिए, यही है इसकी थ्योरी। तो अब हम इसका प्रॉपर रिजल्ट लिखवा देते हैं और उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये आपको मैं कह रहा हूँ कि A, B और ये वाली जो थ्योरी थी, 3 ये ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या लिखते थे हम लोग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परम्यूटेशन, तो ये हम लोग लिखे हैं 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखा जाए तो ये दोनों आंसर तो मैच ही कर रहा है। दूसरे वाले केस में क्या है कि ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल के कारण हमें समझ में नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर्टिकुलर ऑर्डर के कारण हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, तो बात तो एक ही हुई, इसीलिए मैच करता है। तो बस एक लाइन का आप याद रखिएगा कि जिनको पार्टिकुलर ऑर्डर में ट्रीट करना है, ट्रीट देम एज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तब मैं रिजल्ट लिखता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप आराम से उसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बच्चों मैंने बोर्ड पे थ्योरी लिख रखी है, इसको आराम से अब जो मैं कह रहा था वही चीज़ आपको लिखनी है, तो लिख लीजिए। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन विच p ऑब्जेक्ट्स आर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट काइंड, q ऑब्जेक्ट्स आर पर्टिकुलर ऑर्डर और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ सेकेंड काइंड, r ऑब्जेक्ट्स आर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ थर्ड काइंड, इज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स विच आर इन पर्टिकुलर ऑर्डर ट्रीट देम एज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने पीछे डिक्शनरी प्रॉब्लम से पहले जो क्वेश्चन किया था, जिसमें इलाहाबाद का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इलाहाबाद का क्वेश्चन मतलब उस जगह का क्वेश्चन नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन, तो वो बेसिकली इसी थ्योरी से मैच करता है और ये आपको एज ए रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद रखना है। तो वीडियो रोक के आप आराम से इसको इत्मीनान से नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब हम इस पे कराएंगे आपको 2 से 3 प्रॉब्लम, जिससे कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, तो इसको इत्मीनान से आप पहले नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन ये है कि आपके पास 10 स्टूडेंट हैं और उनके लिए मान लीजिए वो कोई टेस्ट दे देते हैं, उनमें उनकी रैंक आती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रैंक ऑफ A1 है, आप नंबर ऑफ़ वेज बताइए जिससे जो रैंक ऑफ A1 है वो A4 से बेटर दिखे और रैंक ऑफ A4 जो है वो A8 से बेटर दिखे। मतलब रैंक लिस्ट जब भी हम लोग देखेंगे बोर्ड पे तो हमें सबसे ऊपर A1 दिखना चाहिए इन तीनों में,
फिर A4 दिखना चाहिए और फिर A8 दिखना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट बताना है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे A1, A4, A8, ये बीच में ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे 3 स्पेसिफिक ऑर्डर में है, तो नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट लिखा जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। क्या लिखोगे, तो आप कहोगे टोटल सर 10 ऑब्जेक्ट हैं तो 10 फैक्टोरियल, और जिनको स्पेसिफिक ऑर्डर में ट्रीट करना है उनके लिए डिवाइड करेंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं, इसी को क्या लिखा जाता है 10p3, या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो भी आंसर है इसको इसी तरह से जब आएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसी में देखिए रैंक ऑफ, मान लीजिए सेम क्वेश्चन हो और रैंक ऑफ A1 इज़ बेटर दैन A4 एंड A8 आए, तो क्या हमारा आंसर सेम होगा? सबसे बड़ी बात कि क्या हमारा आंसर सेम होगा या अलग अलग होगा, ये आप लोगों को पहचानना है। तो मेरे ख्याल से आप इसका पहले आंसर करिए और अपने अपने आंसर लिख लीजिए, फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे आपका कंसेप्ट और ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था कि A1 A4 के ऊपर था और A4 जो है वो A8 के ऊपर था, लेकिन यहाँ पे A1 जो है A4 और A8 से बेटर रैंक ला रहा है, मतलब इनका हमारे पास अभी अरेंज करने की चॉइस है। तो जब रैंक लिस्ट देखेंगे तो हमें A1, A4, A8 एक केस दिखेगा, और ऐसे भी दिख सकता है यहाँ पे A1, A8, A4, दोनों केस में आपका क्या है कि जो रैंक ऑफ A1 है इट इज़ बेटर दैन A4 एंड A8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज लिखेंगे, नंबर ऑफ़ वेज क्या लिखा जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल पहले केस का आंसर, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दूसरे केस का आंसर। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है तो बाई मिस्टेक स्टूडेंट पहले पार्ट का ही आंसर लिखाते हैं और वो एग्ज़ाम के पेपर में ज़रूर रहता है। तो बी केयर अबाउट दैट, आपको इसको ध्यान रखना है और भूलना नहीं है। भूल गए तो उठा के फिर नहीं भूलोगे, कहोगे सर आप क्यों कहते हो ऐसे, हम अच्छे बच्चे हैं, हम होनहार हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे जब आप हमारे फ़ायदे के लिए बता रहे हो। तो ये पक्का क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं एक इस क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को इत्मीनान से लिख देता हूँ, फिर एक एक करके आप पहले नोट करिएगा, फिर अटैम्प्ट करिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, इस क्वेश्चन को आप पहले इत्मीनान से नोट कर लीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप पहले आंसर सब लोग अपने अपना लिख लीजिए, एक एक लाइन के आंसर है, बस मुझे लिखने में टाइम ज़्यादा लगा, तो आप इसको इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग 1-1 करके एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने बोला है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा ना, तो आराम से आप नोट करिए। मैं ये कह रहा था कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की थ्योरी है उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफिक ऑर्डर में हैं उनको पार्टिकुलर हम लोग उनको आइडेंटिकल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में डेटा क्या है, तो आपके पास 4 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 10, 4 + 6 10। अब कह रहा है कि बॉयज़ आर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, यहाँ पे ये चीज़ एज्यूम की जाएगी कि सभी बॉयज़ और गर्ल्स की डिस्टिंक्ट हाइट है, जबकि वैसा नहीं होता नेचुरली, कुछ बॉयज़ की आइडेंटिकल भी हाइट हो सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन मीनिंगफुल तभी है जब सबकी डिस्टिंक्ट हाइट हम लोग एज्यूम करें। तो पहले पार्ट में बॉयज़ को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिकल ट्रीट कर देंगे, तो टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स और जिसमें 4 आइडेंटिकल हो जाएंगे। दूसरे केस में कह रहा है कि गर्ल्स आर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, वो कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर लगाया गर्ल्स पे, गर्ल्स को मारो आइडेंटिकल, तो ये 6 आइडेंटिकल और टोटल हो गए 10, जिसमें 6 आइडेंटिकल हैं। ये अलग पार्ट है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे पार्ट का आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं कभी भी। बॉयज़ आर असेंडिंग ऑर्डर मतलब बॉयज़ को आइडेंटिकल मान लेंगे एक टाइप का, और गर्ल्स आर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब दूसरे टाइप का। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, विच इज़ 10C4, और वी ऑलरेडी नो दैट बाई बायनोमियल थ्योरम इट इज़ 210। अब अगले पार्ट में कह रहा है कि ऑल 10s आर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो हमें मालूम है ना बच्चों कि जब भी अगर मान लीजिए सब डिस्टिंक्ट हाइट के हैं और सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में लगाएंगे,
तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 1। तो फोर्थ पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ 10 फैक्टोरियल और सबको आइडेंटिकल मानना होगा, विच इज़ इक्वल टू 1। पाँचवें पार्ट में देखते हैं, नो टू बॉयज़ आर टुगेदर, मतलब गैप मेथड, एंड बॉयज़ आर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। गर्ल्स पे क्या कोई कंडीशन है, तो नहीं। तो नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए। गैप कितने बनेंगे, 7 में से 4 गैप सेलेक्ट कर लेंगे और उन गैप में बॉयज़ को अरेंज करने का एक ही तरीका है। छठा क्वेश्चन में देखो क्या किया हमने, पहले गर्ल्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी थी पाँचवें पार्ट में, तो हमने क्या किया, गर्ल्स को पहले अरेंज कर लिया बाई 6 फैक्टोरियल वेज। गैप कितने बनेंगे, 7, जैसे कि हम लोगों ने गैप मेथड में देखा था। बॉयज़ को कितने गैप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो 4 की, क्योंकि बॉयज़ को अलग अलग रखना है। और उनमें अरेंजमेंट का नंबर ऑफ़ वेज एक ही है, क्योंकि सबको आइडेंटिकल ट्रीट करेंगे। और जहाँ तक छठे का सवाल है, इसमें बॉयज़ आर असेंडिंग ऑर्डर, गर्ल्स आर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, एंड नो टू बॉयज़ आर टुगेदर। तो बॉय पहले गर्ल्स के देखते हैं, तो गर्ल्स को अरेंज करने का केवल कितना होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, एक ही तरीका है। गैप कितने बनेंगे, 7 बनेंगे गैप, 6, और बॉयज़ के लिए गैप कितने चाहिए, तो 4। सेलेक्टेड गैप में बॉयज़ कितने फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, तो 1 फैक्टोरियल से, जिसको आप 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो छठे पार्ट का आंसर है, इसका आंसर इज़ 7C4। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जितना आए। 7C3 कितना होता है, 7 × 6 × 5 35 है इसका आंसर। तो इसमें बस हम लोगों ने ये सीखा बच्चों कि जिनको स्पेसिफिक ऑर्डर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिनको स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना है, आप उनको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ट्रीट करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना, पक्का। जेईई मेन का एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आए नहीं भूलना, भूलोगे तो बेटा कीड़े पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं भूलोगे ना, प्रॉमिस करो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर देंगे। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, जो एक ग्रिड प्रॉब्लम कहा जाता है। तो उसको लिखिए, आप चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं, ग्रिड प्रॉब्लम। तो बच्चों, मैं कह रहा था कि आपको मैं कराऊंगा ग्रिड प्रॉब्लम, तो आप आराम से पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से पहले पूरा अटैम्प्ट करिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो आप पहले आराम से नोट कर लो, इसमें हम बहुत सारे केसेस भी कराएंगे, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप इत्मीनान से नोट करिए, थोड़ा सा देखिए, अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो इत्मीनान से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, कहानी ये है इस क्वेश्चन की कि एक मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं एक्स पे खड़ा हूँ और मेरे को सिनेमा देखना है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। ग्रिड प्रॉब्लम का मतलब होता है बच्चों कि ये ग्रिड टाइप का है, मतलब मैं चलूँ या मेरा फ्रेंड चले या कोई दूसरा आदमी चले, और शॉर्टेस्ट ये सब क्या है, रोड्स हैं, मतलब एक से वाई जाने के ये सब हॉरिजेंटल रोड हैं और ये वर्टिकल स्टेप है, और हमें जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट टाइम, दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो S = VT होता है ना, तो V अगर कांस्टेंट है तो टाइम और आपका पाथ दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो वो सेम आ जाएगा आंसर। तो देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमें यहाँ से यहाँ जाना है और जल्दी में जाना है, तो जो मैं हूँ, जो भी इंसान हूँ मैं, आप ध्यान से देखो, मैं केवल 2 ही स्टेप ले सकता हूँ। एक तो मैं राइट जाऊँ यहाँ से और दूसरा वर्टिकली जाऊँ, ये स्टेप अलाउड हैं जल्दी पहुँचने के लिए। मैं बैकवर्ड क्रॉस ये नहीं आ सकता और पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गोल गोल घूमोगे तो पता लगा यहीं रह जाएंगे और पिक्चर अपनी बीत जाएगी। तो जल्दी से जल्दी पहुँचना है तो क्या करेंगे, कहोगे कि या तो आप हॉरिजेंटल स्टेप चलेंगे राइट साइड में या तो वर्टिकल जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, मैं कहूँ कि कितने हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, दूर से देखोगे तो हो सकता है कि आपको ये इक्वली स्पेस ना दिखे, लेकिन ये इक्वली स्पेस्ड हैं और ये वर्टिकल स्टेप हैं आपके। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि ये जितने मेथड से आप इनको अरेंज कर सकते हैं,
वही हो जाएगा नंबर ऑफ़ वेज। और एक प्रकार से ये भी मैंने बताया था कि जो आपके पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर ऑर्डर की जो थ्योरी है और वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की जो थ्योरी है वो आपस में क्या होती है, मैच करती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज क्या लिखूँगा बताइए। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट होंगे एक बार गिन लो। तो ये 3 3 6 2 8 और इधर कितने हैं 3 3 6 1 7 हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, तो टोटल 15, जिसमें 8 एक टाइप के हैं और 7 एक टाइप के हैं। एक चीज़ मैं ये भी बता दूं जिसका आंसर आप 15C5 लिख सकते हैं, 15C7 या 15C8 भी लिखा जा सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये आया कैसे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि ये जो भी ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं H H H V V V फिर H H फिर V, कितने V हो गए, 3 2 5 H हो गए। मान लीजिए ये लिखा है हमने 8 और ये 3 1 4 और 3 7। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 3H का मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ, एक पाथ मैं दिखा देता हूँ। 3H का मतलब मैं ये पाथ ट्रेवल किया, फिर ट्रिपल V का मतलब 3 वर्टिकल गया, फिर डबल H का मतलब 2 राइट साइड में गया, फिर 3 बार एक V का मतलब 1 वर्टिकल, फिर लिखा है ट्रिपल H मतलब यहाँ, और ट्रिपल V का मतलब ऐसे। तो मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूँ जो हाईलाइटेड है बोर्ड पे। और ध्यान से देखिए ये जो पाथ है, आप इस तरह से भी जाते तो आपको टाइम वही लगता, इस तरह से भी जाते तो टाइम वही लगता। तो ये नंबर ऑफ़ मेथड निकालना है। तो आप कहोगे कि जितने तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम अरेंज कर दें उतने नंबर ऑफ़ वेज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों, तो आप कहोगे टोटल 15 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें 8 जो हैं वो एक टाइप के आइडेंटिकल हैं और दूसरे 7 दूसरे टाइप के आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 15C7। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें कुछ वेरिएशंस भी होता है जो मैं आपको एक एक करके करा रहा हूँ। तो पहले इसका आंसर आप प्रॉपरली लिख लीजिए। इसमें एक दो छोटा पार्ट है जिसको मुझे बताना है, तो आप लिखो इसमें अगला पार्ट। जैसे मैं उसको ओरली बता देता हूँ जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पार्ट। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें नया क्वेश्चन ये बन सकता है आईआईटी में, जो भी आईआईटी जेईई या जेईई मेन का पेपर है, तो उसमें ये बन सकता है बच्चों कि मान लीजिए कि मैं ही जा रहा था यहाँ से X से Y और मेरे 2 फ्रेंड हैं A और B जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक बार जैसे इन दोनों को सिनेमा हॉल ले जाना चाहता हूँ, एक बार A को इग्नोर करना चाहता हूँ, एक बार B को इग्नोर करना चाहता हूँ और एक बार दोनों को इग्नोर करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। जैसे अगर हमें दोनों को, पहली बात तो मान लीजिए सिर्फ हम A को ले जाना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ वेज A, ऐसे शॉर्ट नोटेशन में लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले X से पहुँचेंगे A और फिर A से पहुँच जाएंगे Y। तो वो कितना होगा एक बार चेक करते हैं। तो X से जब A जाएंगे तो टोटल हॉरिजेंटल स्टेप हैं 3 और वर्टिकल स्टेप 3। तो ये हो जाएगा टोटल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। मतलब हम पहले पहुंच रहे हैं X से A तक और फिर पहुंचेंगे A से Y तक, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि जब साइमल्टेनियस ऑकरेंस होगा तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब A से Y में कितने हॉरिजेंटल स्टेप हैं, तो 1 2 3 4 5 और वर्टिकल हैं आपके 4। तो यहाँ 5 4 9 होल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसमें क्या है, A को हम सिनेमा हॉल पिक कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए दोनों को ले जाना चाहते हैं या सिर्फ B को ले जाना चाहते हैं, तो B में क्या होगा, हम लोग पहुँचेंगे X से पहले B तक, मतलब यहाँ होगा पहले X से B और B से Y जाएंगे। तो X से B जाने के कितने ऑप्शंस होंगे, सिमिलरली आप गिन लो। तो 3 3 6 हो गए हॉरिजेंटल स्टेप और 3 2 5 हो गए वर्टिकल स्टेप। तो 11/6 और 5 और बचा कितना, तो 11 के बाद आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ 4 स्टेप हैं जिसमें 2 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल हैं। तो 4/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर तीसरा पार्ट है कि हम दोनों को ले जाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, दोनों का मतलब कि हम X से जाएंगे पहले A तक, फिर A से जाएंगे B तक और B से जाएंगे फिर Y तक। तो इन तीनों को लिख के आंसर करना होगा। तो X से A जा रहे थे, उसका आंसर ये लिखा है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
फिर ए से बी चलते हैं, तो ए से बी में टोटल 5, जिसमें 3 और 2 हैं। समझ रहे हो ना, ये सब केवल गिनती गिनना है, 3 और 2। और फिर बी से भाग गए वाई पे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये पार्ट में हमने क्या किया है, ये दोनों को सिनेमा ले जा रहे हैं। और एटलीस्ट 1 को ले जाना हो तो यूनियन निकाल लेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एटलीस्ट 1 के लिए। और नन के लिए तो टोटल में से जो हमने लिखा था 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, उसमें से क्या करेंगे, यूनियन वाला पार्ट आंसर कर लेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप लोगों को पता होगा ना डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, नंबर ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ जैसे हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। सेट थ्योरी में आता है आपका, और प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके वेरिएशंस हो सकते हैं जो कि बहुत ही रेयर है, इसमें कॉम्प्रिहेंसन आ सकता है कि जैसे ए फ्रेंड है बी फ्रेंड है, आप एक बार दोनों को ले जाओ, एक बार सिर्फ ए को ले जाओ, तो सिर्फ ए वाला क्या करेंगे, एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा देंगे। सिर्फ बी का मतलब एन बी माइनस है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा देंगे। दोनों को एटलीस्ट 1 को ले जाना है, मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। नन का मतलब टोटल में से। तो ये सेट थ्योरी से आप कनेक्ट करके बहुत ही बढ़िया एकदम तड़का वाला क्वेश्चन बना सकते हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ मुझे, मैं भूल गया क्या बताया हूँ, तो क्या पढ़े बताओ। तो परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, फिर एक रैंक वाला क्वेश्चन किए, बहुत सारा मेगा क्वेश्चन किए थे जिसमें 4-5 पार्ट थे, और लास्ट में एक ग्रीड प्रॉब्लम स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। और इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करिए, जिससे वो भी हमसे जुड़ सकें और इन्जॉय कर सकें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।